हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। होम साइंस के स्टूडेंट के लिए आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं जहां से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम जिन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस करेंगे उन टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो हम करने वाले हैं आज के सेशन में फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। देन हम करेंगे आपके टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। साथ में ही आपके जो रिसोर्स मैनेजमेंट और एक्सटेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इंक्लूड हैं। एंड लास्ट आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। तो ये जो आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी को मैंने इंक्लूड किया है आपके इस सेशन में। ये आज का जो सेशन होगा आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 50 के 50 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, आप इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने क्वेश्चन आपके उसी लेवल के इंक्लूड किए हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको शेयर करती हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए, पहला जो आपका सेक्शन है वो है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम फूड और न्यूट्रिशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेक्सटाइल पे जाएंगे। तो लाइन टू लाइन जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे उनका ऊपर आपका टॉपिक्स भी दिया होगा कि किन टॉपिक से हमने आज के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से है। तो क्वेश्चन है, आप सभी के सामने देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या सही होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब आपका कुपोषण का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं क्वाशियोरकर, बी है आपका मेरास्मस, सी है आपका बेरी और डी है आपका पैलेग्रा। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप जैसे आप जानते हैं कि कुपोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा अगर शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए या आवश्यकता से कम हो जाए तो दोनों ही सिचुएशन आपकी कुपोषण का कारण बनती हैं। तो कुपोषण की कमी से जो मुख्य रूप से 2 रोग बताए जाते हैं, एक तो आपका क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरास्मस। लेकिन जो सबसे गंभीर रूप है वो आपका किसका है? मेरास्मस का है। ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात हुई है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? वो आपका है मेरास्मस। ठीक है, याद रखिएगा। बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो यहाँ जैसे इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रोटीन एंड आपका कैलोरीज दोनों, मतलब जैसे आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों ही इसमें चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है। आपका जो ऑप्शन बी है आपका मेरास्मस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है रिकेट्स, बी है स्कर्वी, सी है पैलेग्रा और डी है नाइट ब्लाइंडनेस। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने कई बार इन क्वेश्चनों को किया हुआ है। तो विटामिन जो आपका सी है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, लेकिन विटामिन सी का जो है आपका स्कर्वी है। ठीक है, तो स्कर्वी आपका करेक्ट आंसर है। वहीं रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है मतलब विटामिन ए की कमी से होता है वो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लौह अवशोषण को बढ़ाने वाला कारक है। लौह अवशोषण को बढ़ाने वाला कारक है। आपके ऑप्शन ए हैं फाइटेट्स, बी है आपका विटामिन सी,
सी है आपका टैनिन और डी है आपका ऑक्सालेट्स। बताइएगा। लौह अवशोषण को बढ़ाने वाला कारक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इसकी बात करें तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, विटामिन सी। आप सभी जानते हैं विटामिन सी ज्यादातर सभी खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, इन सब में आपका काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनाज प्रोटीन लाइसेन में न्यून होता है। मतलब न्यून मतलब एक तरीके से कम। ठीक है, तो कौन सा अनाज प्रोटीन लाइसेन में न्यून होता है। आपके ऑप्शन है गेहूं, बी है चावल, सी है मक्का और डी है आपका जौ। बताइएगा। आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, पहली बात तो अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप क्या इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बताइएगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका ऑप्शन ए गेहूं। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, आरडीए से रिलेटेड हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आरडीओ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, वयस्क भारतीय महिला के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा है। वयस्क भारतीय महिला के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा क्या है, ये आपको बताना है। 40 ग्राम, बी है आपका 46 ग्राम, ठीक है, सी है 55 ग्राम और डी है आपका 60 ग्राम यानी 60 ग्राम। बताइएगा कि वयस्क भारतीय महिला के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी है। वो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 46 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आईसीएमआर जो रिकमेंडेड है तो आपका 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आपके ए है रिकेट्स, बी है नाइट ब्लाइंडनेस, सी है स्कर्वी और डी है बेरी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी इजी हैं, आप सभी को इनका आंसर पता होना चाहिए। बी है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। यानी जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। पहले थोड़ा धूमिल दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। रिकेट्स को जैसे मैंने आपको बताया विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा। एंड बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, बी है ये। चलो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है। यानी विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड आपसे पूछा गया है, बताइएगा। आपके ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन्स, सी है फैट्स और डी है विटामिन्स। तो किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, प्रोटीन। आप जानते हैं प्रोटीन ज्यादातर जो लोग जिम वगैरह करते हैं, जिनको मसल्स डेवलप करनी होती है, वो प्रोटीन का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी मरम्मत करने का काम आपका प्रोटीन ही करता है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटीन है। एंड प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा मिलता किस में है, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, आपका मशरूम हो गया, पनीर हो गया, सभी प्रकार की जो दालें हैं उनमें काफी भरपूर मात्रा में आपका प्रोटीन प्रोवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईसीडीएस योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका आपको ईयर बताना है। आईसीडीएस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आपका कौन सा ईयर है, 1965, 1975, 1985 या 1995। बताइएगा आईसीडीएस योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, इसका आपको ईयर बताना है, बताइएगा।
सो इसका ईयर है आपका 1975। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो आपका एक पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन, एक आपसे पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन बी 12। तो आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी एंड सी आपका, तो जो एक्स्ट्रा है ए बी और आपका सॉरी बी तो आपका इसी में इंक्लूड हो गया, मतलब आपका ए डी ई और के जो है वो आपका वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बी एंड सी जो है आपके ये जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी जो है वो आपकी वसा में घुलनशील है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अगर आपको दूध को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखना है कि वो फटे नहीं, ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि क्या है? आपको उबालना होगा, पौष्टिकरण, आपका निष्क्रियकरण, ये आपका है शीत भंडार, ठीक है। बताइएगा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पौष्टिकरण, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, देखो बॉइलिंग करके अगर आप सोचेंगे कि मैम उबाल के भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बट वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होगा, वो कुछ समय तक के लिए होगा। जैसे हम बॉइल कर देते हैं, उसके बाद अगर हम काफी देर तक बाहर रखते हैं तो दूध फटने का चांसेस ज्यादा होता है, तो इस वजह से बॉइलिंग पे बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, बी है इंसुलिन, सी है एड्रेनालिन और डी है एस्ट्रोजन। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को कौन सा हार्मोन आपका नियंत्रित करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका होगा ऑप्शन बी इंसुलिन, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए एंड अब बात करते हैं, अभी तक हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देखे हैं, अब हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के। तो दूसरा सेक्शन होगा, उसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 12 ही होगा क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कृत्रिम रेशा कौन सा है, यानी सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ऊन, बी है नायलॉन, सी है आपका सिल्क और डी है आपका कॉटन। तो वूल, नायलॉन, सिल्क और कॉटन आपके ऑप्शन हैं, बताइएगा इनमें से आपका सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका नायलॉन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आज का जो सेशन है स्टूडेंट, इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस करने हैं। इस वजह से आपका अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बाकी जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी वहां मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन है आपका, किस रेशा या फाइबर को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन ए है कॉटन, बी है जूट, सी है सिल्क और डी है आपका वूल। तो सुनहरा रेशा नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी जूट, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ये इसका क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। खादी वस्त्र मुख्यतः किस रेशा यानी फाइबर से बनाया जाता है? जो आपके खादी वस्त्र होते हैं उन्हें किस रेशे या फाइबर से बनाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं जूट, बी है कॉटन, सी है सिल्क और डी है आपका नायलॉन। बताइएगा खादी वस्त्र के बारे में इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर स्टूडेंट मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, आपका क्या होगा, कॉटन यानी आपका कपास। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन ए है रेशम कीट से, बी है कपास पौधा, सी है सन पौधा और डी है आपका भेड़ की ऊन। तो बताइएगा जो आपका रेशम है वो किससे प्राप्त होता है। नेचुरल सी बात है, इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है आपका रेशम कीट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने। पूछा गया है फाइबर आइडेंटिफिकेशन बर्निंग टेस्ट में कॉटन की गंध किसकी तरह आती है? ठीक है, इन फाइबर आपका बर्निंग टेस्ट कॉटन स्मेल लाइक, किस तरह की आपकी गंध आती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पेपर, बी है हेयर, सी है प्लास्टिक और डी है विनेगर। तो कागज, बाल, प्लास्टिक या सिरका किसकी तरह गंध आती है? तो जब आपका बर्निंग टेस्ट होता है कॉटन की गंध किसकी तरह आती है, ये आपसे पूछा गया है। तो फाइबर आइडेंटिफिकेशन बर्निंग टेस्ट में कॉटन की गंध किसकी तरह आती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा। यहाँ स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है, पेपर यानी कागज की तरह गंध आती है। कैसी स्मेल आती है? पेपर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉटन सेलुलोजिक फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर, पेपर की तरह आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने। कपड़े में धागों की कितनी गिनती किसे दर्शाती है? मतलब कपड़ों में धागों की गिनती किसे दर्शाती है, ये है क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, कपड़ों में धागों की गिनती किसे दर्शाती है? आपके ऑप्शन ए है कपड़े की मोटाई, बी है प्रति इंच धागों की संख्या, सी है कपड़े की लंबाई या फिर डी है रंगाई की गुणवत्ता। तो कपड़े में धागों की गिनती किसे दर्शाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बताइएगा आंसर इसका क्या हो सकता है। तो कपड़े में धागों की गिनती किसे दर्शाती है? तो वो आपका दर्शाती है, ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच यानी प्रति इंच धागों की संख्या। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से। तो अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे। तो हमने दो तरीके के क्वेश्चन आपके कर लिए, फूड और आपका न्यूट्रिशन के, उसके साथ साथ हमने टेक्सटाइल के क्वेश्चंस भी देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंड अब जो आपका सेक्शन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा प्रश्न है आपका, एरिक इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का साइको सोशल स्टेज है। ठीक है, किसके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार। आपके ऑप्शन ए हैं स्वायत्तता बनाम शर्म, बी है पहल बनाम अपराध बोध, सी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम और डी है आपका ईमानदारी बनाम निराशा। ठीक है, निराशा दिया हुआ है। देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किशोरावस्था का साइको सोशल स्टेज है। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, सो वो है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, किशोरावस्था में कई सारे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, इंसान अपनी आइडेंटिटी खोजने लगता है कि आखिरकार मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ। ठीक है,
कई सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह वाली चीजें। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो एरिक्सन जो है आपके एरिक एरिक्सन, उन्होंने जो कुछ स्टेजेस दी हैं उनके हिसाब से आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन पियाजे महोदय जी से। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है उससे पूछा गया है। ठीक है, सो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था में आती है, ये क्वेश्चन है स्पेशली अगर कहें तो। सो ऑप्शन ए है आपका सेंसरी मोटर, बी है आपका प्री ऑपरेशनल, सी है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी है फॉर्मल ऑपरेशन। यानी पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था, बी है आपका पूर्व परिचालन, सी है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी है आपका औपचारिक परिचालन। तो अगर आपने जीन पियाजे जी की जो बौद्धिक जो विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, फिलहाल जैसे जीन पियाजे महोदय जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस यही हैं। इनका कई बार आपसे क्रम पूछा जाता है, जैसे अगर आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम देंगे तो उसमें कई बार आपसे क्रम भी पूछा जाता है। कई बार उनकी जो विशेषताएं हैं कि मतलब किस स्टेज में बच्चा कौन सा बिहेवियर करता है, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड ये आपका ईयर वाइज भी चीजें पूछी जाती हैं, कितने ईयर में कौन सी चीज। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था है, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस परिचालन अवस्था। इसी को हम मूर्त संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रिया अवस्था भी कहा जाता है। तो केवल हम यहाँ पे एक मतलब स्टेज के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अदर स्टेज के जो ईयर हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेंसरी मोटर है, ये आपका 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जब बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीजें करना शुरू करता है। ठीक है, देन आपका आता है पूर्व ऑपरेशनल स्टेज, ये आपका आता है 2 से 7। देखो इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, मैं अभी आपको बताऊंगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपका 7 से 11 एंड आपका फॉर्मल में आपका 11 या आप 12 कह सकते हैं। इसके ऊपर की जो अवस्था होती है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। तो जैसे आप सेंसस से शुरू करो, ठीक है, स्टार्टिंग में सेंसस से शुरू करो तो सेंसरी जो आपकी होती है वो सबसे नीचे की अवस्था, देन धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते हैं। तो 0 से कोई भी चीज होती है भाई 0 से स्टार्ट होती है, तो इसको समझ लो 0 से 2। ठीक है, पिपरी है वो यही 2 ले लो, 2 से आगे आपका 7। फिर कॉन्क्रीट आएगा तो 7 याद रखना, तो 7 से आपको चीजें याद रहेंगी, 7 से लेकर 11। एंड देन फॉर्मल आया तो 11 याद रखना, 11 से ऊपर की अवस्था। तो मतलब आपको लास्ट वाली चीज याद रखनी है, उससे आप धीरे धीरे करके सारी अवस्थाओं को लगाते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा अगर बात मानेंगे तो केवल स्टूडेंट हिंदी में मत याद करिएगा, इसको इंग्लिश में भी याद करिएगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका इंग्लिश ही हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे सेंसरी मोटर हिंदी में ही लिख दिया जाए सेंसरी मोटर, ना कि लिखा जाए संवेदी गामक। तो कई बार जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, केवल हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश किया करें। सो करेक्ट आंसर जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे के लिए पहला सामाजिकरण का साधन कौन सा होता है? आपका स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप या फिर कम्युनिटी। सो बताइएगा। कम्युनिटी से वैसे मुझे याद आया कि मैं भी कुछ कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, चाहे होम साइंस से रिलेटेड हो या मोटिवेशन हो या सीटेट से रिलेटेड हो, मतलब स्पेशली अगर बात करें तो स्टडी से रिलेटेड या मोटिवेशन जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड मैं पोस्ट करती हूँ, तो उन्हें भी देखा करिए। कई बार मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो इस तरह में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, यानी आप थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे चीजें करने के लिए, ठीक है।
सो अगर उस तरह से रहेगा तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होने वाला है, सो आपका परिवार, आपकी जो फैमिली है वो आपका समाजीकरण का पहला आपका साधन है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर सेकंड पूछा जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट तो आपका जो पहला है वो आपका परिवार है, अगर सेकंड में आएगा तो जैसे पास पड़ोस विद्यालय वगैरह ये सब आपका सेकंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा जब नहीं वाले क्वेश्चन आए थोड़ा सा उस चीज को आप गोला कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो अब ऑनलाइन पेपर होते हैं, गोला करने का कोई वो ही नहीं बनता, माइंड में ही उसको देख लीजिएगा कि नहीं वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विकास पूर्वान्मेय है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। देन बी है आपका विकास सतत होता है यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सी है विकास मल्टी डायमेंशनल है यानी बहुआयामी है। डी है विकास स्टॉप्स आफ्टर एडोलसेंस यानी विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। तो इनमें से आप बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये वाला आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखिएगा। देखिएगा अगर हम इसके राइट आंसर की स्टूडेंट बात करेंगे तो राइट आंसर आपका है किशोरावस्था, मतलब विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। तो विकास किशोरावस्था के बाद नहीं रुकता है, क्योंकि देखो ये कोई वृद्धि नहीं है जो एक समय सीमा के बाद रुक जाएगी। भाई आपका लंबाई का बढ़ना ये सब आपका एक समय तक चलता है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी एज बढ़ती जाती है और आप लंबे होते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड उसका भी होता है कि आपकी लंबाई आपकी ग्रोथ का बढ़ना, ठीक है, बट विकास का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि विकास इतने समय तक होगा उसके बाद रुक जाएगा। जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसी चीज को जीन पियाजे महोदय जी ने क्या कहा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी उनका मानना है कि जो विकास है वो असत प्रक्रिया है, मतलब वो लगातार नहीं होता है। तो अगर स्पेशली कभी कुछ स्टेटमेंट में ऐसा लिख के आए कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि विकास असतत प्रक्रिया है यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो है आपके जीन पियाजे महोदय जी। अदरवाइज सभी यही मानते हैं कि जो आपका विकास है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलता है जन्म से बर्थ तक। ठीक है, मतलब जन्म तो सॉरी जन्म बर्थ एक ही हो गया, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती विकास लगातार होता रहता है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, सो अगर ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी यानी विकास किशोरा के अवस्था के बाद रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड जो अदर ऑप्शंस हैं ए बी सी वो आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरिक्सन का, फिर से दोबारा क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार पहला मनोसामाजिक चरण कौन सा है। पहला चरण आपसे पूछा गया है, ए है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम यानी स्वायत्तता बनाम लज्जा, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी पहल बनाम अपराध बोध, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो एरिक्सन के बारे में अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप इसका करेक्ट आंसर आराम से दे देंगे, लेकिन अगर आपने उनकी चीजें नहीं पढ़ी हैं, उनके जो स्टेजेस हैं उनको आपने नहीं पढ़ा है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रस्ट वर्सेस आपका मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये इनकी कौन सी अवस्था है, ये आपका मनोसामाजिक का पहला चरण है। कौन सा चरण है, पहला चरण आपका ये आता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए फिर से क्वेश्चन आपका जीन पियाजे जी से पूछा गया, आई थिंक मैं इसको करवा चुकी हूँ। जीन पियाजे जी की 7 से 11 वर्ष की अवस्था हम कर चुके हैं। वो कौन सी अवस्था थी, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। ये भी मुझे लग रहा है हम लोग कर चुके हैं, मतलब वही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन देखो ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं।
कोई बात नहीं, इसको भी हम कर चुके हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। हो जाता है कई बार, क्या होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो कोई गल नहीं, और क्वेश्चंस है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? यानी आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम हेड टू टो, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, यानी जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है, तो ये सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी शीर्षपात सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यानी केंद्र परिधि सिद्धांत, स्पाइरल प्रिंसिपल सर्पिल सिद्धांत, सर्पिल, ठीक है। एंड आपका क्या है, सिक्वेंशनल प्रिंसिपल यानी अनुक्रमिक सिद्धांत। बताइएगा कि जो आपका विकास है सिर से पैर की ओर होता है, इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 25। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको स्टूडेंट कहा जाता है आपका सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल यानी शीर्षपात सिद्धांत। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का विकास होता है, सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, देन जो उसके अदर अंग्स होते हैं तब उनका विकास होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होगा, सर का होगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का सर आता है, एंड देन जो उसके फिर अदर अंग है, हाथ पैर वगैरह, इन सब का क्या होता है, विकास होता है। तो इसी वजह से जो आपका करेक्ट आंसर है यानी हेड टू टो वाला, तो आपका सेफेलोकॉर्डियल है, यानी ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। बाल व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू स्टडी चाइल्ड बिहेवियर? आपके ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशन आपका मेथड जो अवलोकन विधि है, बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी मेथड यानी प्रकरण अध्ययन विधि, और इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। तो बाल व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बताइएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको धीरे धीरे उस चीज के बारे में और पता चलता है। तो यहाँ पे बाल व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी सबसे अच्छी विधि कौन सी है कि आप उसे ऑब्जर्व करें, आप देखें कैसा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एक मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर महोदय जी, तो ब्रूनर महोदय ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में एक डॉल थी, ठीक है, और डॉल के साथ वो क्या कर रहे थे, एक आक्रामक बिहेवियर अपना रहे थे, यानी उसको पीटना, थोड़ा सा आक्रामक बिहेवियर अपनाना। बच्चा सामने से देखता है और वो भी वही सेम बिहेवियर अपनाता है, यानी जैसा आप करोगे बच्चा भी सेम बिहेवियर अपनाएगा। तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जैसा मैं बिहेवियर कर रहा हूँ इस डॉल के साथ, क्या बच्चा भी सेम बिहेवियर अप्लाई कर रहा है या नहीं। तो ये ब्रूनर महोदय जी के उसमें आता है, एक्सपेरिमेंट में आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, यानी अवलोकन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी वजह से बोला जाता है ना कि बच्चे के सामने कुछ ऐसी हरकतें मत करिए ताकि वो, मतलब ऐसा ना हो कि आपसे सीखे, मतलब आप अच्छा करेंगे बच्चा वैसे सीखेगा, आपसे गुड हैबिट सीखेगा। बैड हैबिट फॉलो करेंगे तो बच्चा भी वैसी ही चीजें करना शुरू कर देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बड़े हैं, आप कुछ भी करेंगे बच्चा आपसे नहीं सीखने वाला, वो वैसा ही करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी ही चीजें बच्चा फॉलो करता है, आपको ही देखकर। तो इसी वजह से बच्चे के सामने कहीं चिल्लाना नहीं है, कहीं गलत बात नहीं बोलनी है, क्योंकि आज आपने गलत बात बोली, कल को आप बच्चे के मुंह से ही वो गलत बात सुन सकते हैं। तो इसलिए बी अवेयर। नेक्स्ट है आपका, एक ही जाति में विवाह को क्या कहते हैं? अगर आप एक ही कास्ट में शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतःविवाह, बी है बहिर्विवाह, सी है बहुपत्नी प्रथा, और डी है आपका एक पत्नीत्व। बताइएगा एक ही जाति में विवाह का क्या मतलब, इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 27। बताइएगा। सो इसको कहते हैं अंत विवाह, ठीक है। तो
यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी के सामने, परिवार जीवन चक्र में खाली घोषला अवस्था किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो परिवार जीवन चक्र जो आपका है उसमें खाली घोषला अवस्था किसे कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है जब बच्चे पैदा होते हैं, बी है आपका जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, सी है आपका जब माता पिता सेवानिवृत्त होते हैं, और डी है जब दादा दादी परिवार में जुड़ते हैं। तो कौन सा आपका जो विकल्प है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, खाली घोंसला अवस्था समझिएगा। ठीक है, द इम्पटी नेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी जब बच्चे घर छोड़ देते हैं। भाई जो इस आपके बच्चे हैं वो पहले पढ़ाई करने गए है ना, तो नौकरी करने गए, जो भी करने गए है ना, उन्होंने घर छोड़ दिया, माता पिता घर में क्या रहे हैं, अकेले रह गए। तो कहने का मतलब है खाली घोंसला अवस्था उसी स्टेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कौन सी पालन शैली स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से सक्षम बच्चों का निर्माण करती है। तो कौन सी पालन शैली स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से सक्षम बच्चों का निर्माण करती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अधिकारवादी, बी है आपका सत्तावादी, सी है आपका उदारवादी, और डी है आपका उपेक्षात्मक। ठीक है, निग्लेक्टफुल। बताइएगा कौन सी पालन शैली स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से सक्षम बच्चों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अथॉरिटेटिव यानी अधिकारवादी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा चौथा सेक्शन है वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन का। ठीक है, सो हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन के भी क्वेश्चंस करेंगे। एंड इसके बाद शायद एक सेक्शन और है, मैंने ऐड नहीं किया है, वो शायद रिसर्च का सेक्शन है, मे भी शायद होगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में उसको ऐड नहीं किया, बट कोई ना, क्वेश्चन तो है ही, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी के सामने, पूछा गया है टाइम मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस का उपयोग होता है। यानी टाइम मैनेजमेंट में जो एबीसी एनालिसिस है उसका उपयोग क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपका है भोजन योजना, ठीक है, बी है कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण, सी है बजट, और डी है आपका वस्त्र चयन। तो आपका पूछा गया है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा। सो यहाँ स्टूडेंट इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी टाइम मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस का उपयोग होता है आपके कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा गया 31, रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। बताइएगा संसाधनों का दुरुपयोग करना, बी है संसाधनों का संरक्षण और सर्वोत्तम उपयोग, सी है संसाधनों को छुपाना, और डी है संसाधनों को मतलब नष्ट करना या संसाधनों को नष्ट करना, यही होगा। चलो तो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या है बताइएगा। सो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें स्टूडेंट तो वो होगा आपका संसाधनों का संरक्षण और सर्वोत्तम उपयोग ही आपका क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन से है। तो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सो ऑप्शंस हैं केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना,
ठीक है, थ्योरेटिकल जो आपकी नॉलेज है उसको प्रोवाइड करना। बी है गांव और समुदाय में जीवन स्तर सुधारना, ठीक है। सी है केवल विद्यालयी शिक्षा पर ध्यान देना और डी है केवल शोध कार्य करना। आई थिंक जो लोग काफी समय से मेरी क्लास देख रहे हैं एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जितना भी अगर हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें जब ओनली वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उसे ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देना चाहिए, अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे हैं तो देखो यहाँ पे केवल वाले ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। सो राइट आंसर तक आप स्वयं ही पहुंच जाएंगे, कोई आपको टेंशन होगी ही नहीं। डायरेक्टली देखो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी गांव और समुदाय में जीवन स्तर सुधारना। केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना यानी केवल उन्हें आप थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, ये गलत है। केवल विद्यालयी शिक्षा पर ध्यान देना यानी फोकस केवल स्कूल एजुकेशन पर होनी चाहिए, ये भी गलत है। केवल शोध कार्य करना यानी केवल आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 33 क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए है नियंत्रण, बी है योजना बनाना, सी है मूल्यांकन और डी है आपका संगठन यानी कंट्रोलिंग, प्लानिंग, इवेल्युएशन और ऑर्गेनाइजिंग। तो बताइएगा 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप्स होता है वो स्टूडेंट होता है प्लानिंग करना। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी होती है, योजना बनानी होती है। जब हम किसी चीज की प्लानिंग कर लेते हैं तो आगे की जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आप सभी के सामने, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एक्सटेंशन वर्कर्स की क्या भूमिका होती है? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसमें जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं उनकी क्या भूमिका है? ठीक है, प्रसार जो आपके कार्यकर्ता हैं या विस्तार कार्यकर्ता, कुछ भी कह सकते हैं। केवल रिपोर्ट तैयार करना, लोगों को प्रेरित करना और प्रशिक्षण देना, सी है केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना या डी है समस्याओं को छुपाना। बताइएगा। मतलब अब आप इसमें से देखिएगा राइट आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है राइट आंसर तक पहुंचना। अब आप खुद ही सोचिए, जो भी मैंने अभी पहले प्रश्न में आपको, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जैसे ही केवल वाले आपको ऑप्शंस दिखे उनको ऑटोमेटिक आप इसको हटा सकते हैं। मतलब केवल रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, ये आपका गलत है। केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना यानी केवल आपने इम्प्लीमेंट कर दिया जो गवर्नमेंट स्कीम आती है। समस्याओं को छुपाना कोई काम नहीं है कि भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हाइडिंग करके कितने समय तक ही रखा जा सकता है। लेकिन जो मेन है आपका, उनकी भूमिका लोगों को प्रेरित करना और प्रशिक्षण देना, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग पीपुल। ये किनका काम होता है? एक्सटेंशन वर्कर की जो मेन काम होता है वो इनका यही होता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट होगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत होंगे। तो देखिएगा कितनी इजी तरीके से आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे तो। ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिएगा मैंने आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी और एजुकेशन के बारे में शायद आगे मैंने नहीं बताया कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो सेक्शन 5 भी है आपका, सेक्शन 4 तक ही मैंने आपको आगे बताया था, ठीक है। सेक्शन 5 भी है, तो यहाँ पे आपके रिसर्च के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 35 से देखिएगा, आपको पूछा गया है नल हाइपोथेसिस का अर्थ है। तो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, शून्य परिकल्पना, ठीक है, का अर्थ है। आपके ऑप्शन है शोध परिकल्पना सत्य है, बी है चरों के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है, सी है नमूनाकरण त्रुटि शून्य है और डी है डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। तो बताइएगा नल हाइपोथेसिस का अर्थ है, क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? 35 क्वेश्चंस का आपका आंसर क्या हो सकता है? सो यहाँ अगर हम बात करें 35 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर के स्टूडेंट, तो वो आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट?
ऑप्शन बी यानी नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल, यानी चरों के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग होता है। काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग होता है। क्वेश्चन है आपके ऑप्शंस हैं सह संबंध, बी है आपका चरों के बीच संबंध, सी है आपका औसत अंतर और डी है आपका वापसी। तो बताइएगा काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है। तो इसकी करेक्ट आंसर की ओर बात करें तो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, यानी चरों का जो बीच संबंध है ये आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है 37 क्वेश्चन, शोध यानी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान को नष्ट करना, बी है नए ज्ञान का निर्माण करना, सी है केवल समय व्यतीत करना और डी है पुराने सिद्धांतों को दोहराना। ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा जब भी स्टूडेंट क्लास होती है, अगर आप सभी क्लास देखते हैं, ठीक है, तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा आपसे कहती नहीं और यही बात मैं बार बार दोहराती हूँ आपसे, लेकिन आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो इस वजह से अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या अगर आप चाहते हैं अदर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, मैंने अच्छा ऑप्शन नहीं बताया, ज्ञान को नष्ट करना, बी है नए ज्ञान का निर्माण करना, सी है केवल समय व्यतीत करना और डी है पुराने सिद्धांतों को दोहराना। तो जो आपका रिसर्च है उसका जो मुख्य आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 37। सो यहाँ पे आपका है नए निर्माण का, ज्ञान का निर्माण करना, यानी क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। तो आप नए ज्ञान का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, ना कि ज्ञान को नष्ट करना गलत है। केवल आप समय व्यतीत कर रहे हैं, जस्ट आपको टाइम पास करना है, वो नहीं। पुराने सिद्धांतों को दोहराने की बात नहीं करता है कि भाई आप रिपीट करें, जो आपकी ओल्ड थ्योरीज हैं उनको रिपीट करने की बात नहीं करता है। रिसर्च का मतलब ही होता है नई खोज, नई जानकारी, वही आपका क्या होता है, रिसर्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है आप सभी के सामने क्वेश्चन है आप सभी के सामने, शैक्षिक शोध यानी एजुकेशनल रिसर्च का मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। आपके ऑप्शंस हैं केवल प्रयोगशाला कार्य, बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सी है केवल मनोरंजन और डी है केवल तकनीकी विकास। तो जैसा कि अभी तक हम प्रश्नों में कर चुके हैं कि जैसे ही आपके ओनली वाले प्रश्न आए, मतलब ऑप्शंस आए, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आप राइट आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो जैसे देखिए केवल प्रयोगशाला कार्य हटा दीजिए, केवल मनोरंजन, केवल तकनीकी विकास। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी हट गए, बचा आपका एक ही ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है। तो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39, हाइपोथेसिस का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है। ऑप्शंस हैं आपके प्रमाणित सत्य, बी है आपका अस्थायी कथन जो जांच योग्य हो, सी है अंतिम निष्कर्ष और डी है सिद्धांत यानी थ्योरी। तो हाइपोथेसिस के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका जो अर्थ है वो क्या है। सो इसके अर्थ की बात करें तो स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अस्थायी कथन जो जांच योग्य हो, यानी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अभी आपके 10 क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं। तो रिसर्च डिजाइन से आपसे प्रश्न पूछा गया है, शोध का अस्थायी शीर्षक, बी है शोध का खाका और योजना, सी है शोध का निष्कर्ष और डी है शोध की रिपोर्ट। यानी
आपका अगर बात करें तो टेम्परेरी जो आपका टाइटल ऑफ रिसर्च है, ब्लूप्रिंट एंड प्लान ऑफ रिसर्च, कंक्लूजन ऑफ रिसर्च या रिपोर्ट ऑफ रिसर्च। तो यहाँ बात करें तो रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? शोध का खाका और योजना, यानी ब्लूप्रिंट एवं कह रहे हैं एंड प्लान ऑफ रिसर्च। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन आपका 41 सैम्पलिंग से रिलेटेड पूछा गया है। पूछा है आपसे द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके समय और लागत बचाना, बी है पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना, सी है शोध को कठिन बनाना और डी है शोध की विश्वसनीयता कम करना। तो यहाँ अगर बात करें सैम्पलिंग का जो उद्देश्य है स्टूडेंट वो क्या है आपका? सेविंग टाइम एंड कॉस्ट, यानी समय और जो आपकी लागत है उसको बचाने का काम होता है, तभी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपका 42। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो रिसर्च में एक होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित होता है, यानी मात्रात्मक जो आपका शोध है उससे संबंधित पूछा गया है। ऑप्शन है संख्यात्मक आंकड़े और सांख्यिकी विश्लेषण, बी है भावनाएं और अनुभव, सी है साहित्य समीक्षा और डी है वर्णनात्मक कथाएं। तो देखो क्वालिटेटिव और जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें अंतर आप समझ सकते हैं। जैसे कोई मात्रात्मक शोध है उसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है, लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका मापन नहीं किया जा सकता। जैसे आपके इमोशंस हैं, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आपका जो बिहेवियर है, क्या उसको माप सकते हैं कि आपने इतना बिहेवियर किया है, इतना अच्छा है, तो ये मापा नहीं जा सकता। बल्कि अगर हम बात करें तो आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है उसको मापा जा सकता है, बल्कि क्वालिटेटिव आपका मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी संख्यात्मक आंकड़े और सांख्यिकी विश्लेषण। हम इसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे अभी ऊपर आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च पूछा गया था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी आपका गुणात्मक शोध के बारे में आपसे। पेन को क्या हो गया भैया, का ही नहीं बन रहा, समझ जाइएगा मैं बोल रही हूँ, पेन भी बेचारा हैंग हो गया। तो आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मुख्य फोकस क्या है स्टूडेंट? मात्रात्मक आंकड़े, बी है अनुभव दृष्टिकोण और व्यवहार, सी है सांख्यिकी और डी है परिकल्पना परीक्षण। तो जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, उसका जो मुख्य फोकस है वो है आपका अनुभव दृष्टिकोण और व्यवहार, क्योंकि एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव और बिहेवियर को आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका एक्शन रिसर्च है उसका जो मेन पर्पस है वो आपसे पूछा गया है। बगल से ट्रेन भी निकल रही है स्टूडेंट, तो शायद आपको वॉइस आ रही होगी उसकी थोड़ा सा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, बी है वास्तविक समस्या का समाधान करना, सी है केवल आंकड़े इकट्ठा करना और डी है केवल लंबे शोध करना। ठीक है, केवल लंबे शोध करना। तो अगर हम यहाँ पे आपके एक्शन रिसर्च की बात करेंगे स्टूडेंट की एक्शन रिसर्च का जो उद्देश्य है वो क्या है, सो वो है आपका, ठीक है, वो है आपका वास्तविक समस्या का समाधान करना, मतलब आप रियल प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जो काम होता है वो होता है आपका एक्शन रिसर्च में। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वालिटी इन एजुकेशनल रिसर्च से आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पूर्वाग्रह है, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है पक्षपात और डी है व्यक्तिगत राय। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी।
तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या होगा, 45 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैलिडिटी का अर्थ क्या है। वैलिडिटी का अर्थ क्या है, माप का स्थिर होना, माप का सही और सटीक होना, माप का बार बार समान आना, या फिर डी है माप का कठिन होना। तो वैलिडिटी का अर्थ आपसे पूछा गया है। 46 क्वेश्चन है आप सभी के सामने एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो है माप का सही और सटीक होना। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलायबिलिटी का अर्थ है, बताइएगा इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपके आगे मदद करेंगे। परिणामों की सटीकता, बी है परिणामों की पुनरावृत्ति करना क्षमता, सी है शोध की उपयोगिता और डी है शोध का महत्व। रिलायबिलिटी का अर्थ क्या है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा परिणामों की पुनरावृत्ति क्षमता, यानी आप जो रिपीट करते हैं, ठीक है, रिजल्ट को, ठीक है, उनको आप करेक्ट आंसर मानेंगे, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है आप सभी के सामने पूछा गया है रिसर्च रिपोर्ट का कौन सा भाग इंट्रोडक्शन के बाद आता है। तो रिसर्च रिपोर्ट का कौन सा भाग इंट्रोडक्शन के बाद आता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं डाटा विश्लेषण, बी है साहित्य समीक्षा, सी है सारांश और डी है आपका संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, लिटरेचर रिव्यू है, समरी है या फिर रेफरेंसेस। तो बताइएगा 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर है लिटरेचर रिव्यू, यानी साहित्य समीक्षा आपका राइट आंसर है। चलिए 49 क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का आपका मेन ऑब्जेक्ट पूछा गया है। किसी घटना का गहन कारण ढूंढना, बी है किसी स्थिति या घटना का वर्णन करना, सी है भविष्य की भविष्यवाणी करना और डी है आपका प्रयोग करना। तो डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रिसर्च की बात हुई है। तो जो आपका वर्णनात्मक रिसर्च है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी किसी स्थिति या घटना का वर्णन करना, यानी डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन और इवेंट। तो किसी स्थिति का या कोई भी घटना है उसका वर्णन करना, ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 50। एजुकेशनल रिसर्च में टूल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एजुकेशनल रिसर्च में जो टूल्स होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है समय व्यतीत करने के लिए, बी है डेटा एकत्र करने के लिए, सी है परिणाम लिखने के लिए या फिर डी है निष्कर्ष बनाने के लिए। तो एजुकेशनल रिसर्च में टूल्स का प्रयोग आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शंस हैं डेटा एकत्र करने के लिए, टू कलेक्ट डेटा। तो डेटा एकत्रित करने के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको इस सेशन से हेल्प मिली हो तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों रिलेटिव जो भी होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिल सकें। एंड मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं लगातार क्लासेस भी लाने वाली हूँ और भी जो थ्योरी हम क्लासेस अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, तो थ्योरी क्लासेस भी आएंगी बट प्रैक्टिस हमारा लगातार चलता रहेगा। तो प्रैक्टिस भी होंगे पर थ्योरी क्लासेस भी होंगे। ठीक है, मैं आपकी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी चीज़ें शेयर करती हूँ, दिन कभी कभी आपके टेलीग्राम के माध्यम से। एंड मोटिवेशन के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं चीज़ें आपको शेयर करती हूँ।
सो लगातार हम एक्टिव रहते हैं ताकि चीज़ें हम कर सकें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, आप किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं जो नेक्स्ट आपकी जो प्रश्न लेकर आऊंगी मैं उससे रिलेटेड जरूर ऐड करूंगी ताकि आपको उससे मदद मिल सके। ठीक है, सो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।